चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था फॉर हाइड्रोजन, उसके लिए रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट का फॉर्मूला चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ मास, चार्ज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बराबर। और सिमिलरली टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला चाहिए मास, चार्ज और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म्स में। तो हम इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हेल्प लेंगे बोर्स पोस्टुलेट नंबर 2 का। बोर्स पोस्टुलेट नंबर 2, उसमें क्या हमने लिखा कि जो भी एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का इन स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि एम वी आर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से v का फॉर्मूला बना तो m और r नीचे चले जाएंगे, तो v होगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। इक्वेशन नंबर ये हो गया 1। फिर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले वीडियो में आपने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। कौन कौन से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन एज एम वी स्क्वायर बाई आर और इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन एज ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो दोनों साइड से एक एक आर कैंसिल हो गया, तो आर का इक्वेशन बनाए तो आर ऊपर आ जाएगा, एम वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर? अब आपको करना है कि ये जो v है उसको स्क्वायर करके उसका वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आर इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एम कॉन्स्टेंट, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम कॉन्स्टेंट वही रहेगा। फिर ये जो v है उसका स्क्वायर करके तो देखिए, तो नीचे v स्क्वायर है तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। अब चेक करिए क्या क्या कट हो रहा है, तो 4 गया, एक एक पाई जाएगा, एक एक एम जाएगा और एक एक आर भी चला गया। तो यहाँ पर एक आर रहा, उसका सब्जेक्ट बनाइए इक्वेशन को, तो आर रहेगा तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा, ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एक मास है नीचे आ जाएगा और एक पाई रहा वो भी नीचे आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट का फॉर्मूला बनाओ तो आर इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन की बात है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए नहीं, ग्राउंड स्टेट की बात है। अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो फॉर एन इक्वल टू 1 आर इक्वल्स टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं। तो ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, तो उसको मैं मान लेता हूँ पूरा ये एन को छोड़ के, ये एन स्क्वायर को छोड़कर मैं बाकी सब को मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट। और जब मैं उनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो देखिए क्या आता है उनके आंसर्स, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू फिक्स है 6.625 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12। पाई का वैल्यू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 दी होल स्क्वायर। उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब आप देखिए, तो इस इक्वेशन में रेडियस जो है वो एन स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाकी के सारे टर्म्स तो कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का आंसर आ गया क्या? 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। डन? चलिए, तो एज वी स्टेटेड कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर और कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी कि अगर एन का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो रेडियस हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अगर एन का वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम, दैट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट।
और अगर थर्ड ऑर्बिट का मुझे रेडियस लेना है तो 3 रखे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द रेडियस ऑफ विच ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। क्लियर पूरा कंसेप्ट। चलिए अब मुझे देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी। तो ये तो हमने पहले वीडियो में डिराइव किया था कि मैकेनिकल एनर्जी होता है दैट इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर। ठीक है, फिर आर का आप इक्वेशन यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए एन स्क्वायर के साथ, तो आर इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट हो जाने के बाद मैकेनिकल एनर्जी ई हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो एक एक पाई हो गया कट। तो मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन आ जाता है ई इक्वल टू माइनस एम ई रेज टू पावर 4 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास चार्ज एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एनर्जी से देखकर ये पता चला कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। अब अगर आप केयरफुली चेक करो, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। इन सबके वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आप देखिए जूल में आंसर आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपको आंसर सीधा दे देगा 13.6 ईवी, 13.6 ईवी बराबर। तो ये एनर्जी मेरे पास जूल में था, उसे मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके 13.6 ईवी लेके आया। तो ई और एन स्क्वायर को छोड़कर ये बाकी के जितने भी टर्म्स थे उसका वैल्यू 13.6 ईवी आ गया। यानी एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन एज माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर टाइम्स ईवी। ठीक है, इतना एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन के पास nth ऑर्बिट पर। डन, क्लियर, चलो गुड।